जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, जो एग्जाम में छपा हुआ है, अरे आएगा, वो है डिविडेंड। ये तो ऐसे ही गोल्डन टॉपिक है। ऊपर से इस साल इसमें वो अमेंडमेंट आया है जो इसको एग्जाम में कन्वर्ट करेगा ही करेगा। सबको याद हो गया था डिविडेंड इज एग्जाम्प्टेड अंडर सेक्शन 1034। ये सेक्शन हट गया। इसका मतलब अब से डिविडेंड टैक्सेबल होगा। यानी डिविडेंड जो एग्जाम्प्टेड था शेयर होल्डर के हाथ में, अब वो शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल हो गया। जब वो शेयर होल्डर के हाथ में टैक्सेबल हो गया तो ऑब्वियसली अब कंपनी के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा। तो जो सीडीडी का सेक्शन था 1150, दैट इज ऑल्सो नो मोर। यानी अब से डिविडेंड पे कंपनी टैक्स नहीं देगी, शेयर होल्डर टैक्स देगा। क्लियर? सेक्शन 56 में डिविडेंड इज नाउ टैक्सेबल इनकम, और सेक्शन 57 में इससे रिलेटेड एक्सपेंडिचर्स जितने हैं वो सारे के सारे डिसअलाउड। तो सपोज आपको सब में दे दिया जाए पीएल, और यहां दे दिया जाए डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी 4 लाख, और यहां दे दिया जाए डिविडेंड कलेक्शन एक्सपेंडिचर 1 लाख। तो ध्यान रखिएगा, आईफॉस में 4 लाख आएगा और 1 लाख अलाउड नहीं होगा, फुल्ली टैक्सेबल। यानी डिविडेंड इज टैक्सेबल और उससे रिलेटेड एक्सपेंडिचर्स आर डिसअलाउड। लेकिन एक एक्सपेंडिचर इन्होंने अलाउ किया है, इंटरेस्ट ऑन लोन। तो आपने शेयर्स में इन्वेस्ट करने के लिए यदि कोई पैसे बोरो किए हैं तो उसका इंटरेस्ट अलाउड हो जाएगा, लेकिन वो भी अप टू 20% ऑफ डिविडेंड। फिर से सुन लो, डिविडेंड इज नो मोर एग्जाम्प्टेड, इट इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर। चाहे वो इंडियन कंपनी का डिविडेंड हो, चाहे वो फॉरेन कंपनी का डिविडेंड हो। इंडियन कंपनी के डिविडेंड से अब आपको कोई भी एक्सपेंडिचर्स अलाउड नहीं होगा, एक्सेप्ट इंटरेस्ट ऑन लोन, मैक्सिमम अप टू 20% ऑफ द डिविडेंड। तो सपोज आपके यहां पे इंटरेस्ट ऑन लोन भी दिया हुआ हो 1 लाख, इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर डिविडेंड, इंटरेस्ट ऑन लोन अमाउंट इन्वेस्टेड इन शेयर्स। तो इस 1 लाख में से पूरा 1 लाख अलाउड नहीं होगा, मैक्सिमम अप टू 20% ऑफ डिविडेंड, यानी 80,000 इंटरेस्ट अलाउड होगा। यानी बोला जाएगा आपका डिविडेंड 4 लाख, इंटरेस्ट अलाउड 80,000, टैक्सेबल डिविडेंड 3,20,000। आई होप यहां तक क्लियर। आगे की बात करें, डिविडेंड में सरचार्ज को लिमिट कर दिया गया। डिविडेंड इनकम टैक्सेबल होगा, लेकिन डिविडेंड पे सरचार्ज कभी भी 15% से ज्यादा नहीं लगेगा। सेक्शन 56 में आपको मालूम पड़ गया कि डिविडेंड इज नाउ टैक्सेबल। सेक्शन 56 में आपको यह भी मालूम पड़ गया कि इनकम फ्रॉम यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड इज टैक्सेबल। 1150 इज नो मोर। अब कॉर्पोरेट डिविडेंड टैक्स इतिहास बन के रह गया, नॉट एप्लीकेबल नाउ। सेक्शन 57 में आपको मालूम पड़ गया कि डिविडेंड इनकम से कोई भी एक्सपेंडिचर्स अलाउड नहीं होगा, एक्सेप्ट इंटरेस्ट ऑन लोन, दैट इज ऑल्सो मैक्सिमम अप टू 20% ऑफ द डिविडेंड। 115A में यदि डोमेस्टिक कंपनी का डिविडेंड किसी नॉन रेसिडेंट या फॉरेन कंपनी को मिलता है, I repeat, if a non-resident or foreign company receives dividend from Indian company, then such dividend shall be taxable at the rate 20%. याद रहेगा, Indian company dividend received by a non-resident or foreign company, then it shall be taxable under section 115A up to at the rate 20%. जब डिविडेंड टैक्सेबल हो गया तो डिविडेंड पे टीडीएस का प्रोविजन भी आया,
एज पर सेक्शन 194, यदि इंडियन कंपनी का डिविडेंड मिलेगा आपको और आपका डिविडेंड का अमाउंट 5,000 से ज़्यादा है तो उस पर 10% की रेट से TDS कटेगा. If the Indian company dividend is received by any person resident in India, then such dividends shall be taxable. Then such dividends shall be subject to TDS at the rate 10%. Who is the payer? Indian company. What they are paying? Dividend. Who is the payee? Resident in India. Exempted selling 5,000. Rate of TDS 10%. Says not applicable. Section 195. यदि इंडियन कंपनी का डिविडेंड किसी नॉन रेसिडेंट को मिले या फॉरेन कंपनी को मिले तो फिर TDS की रेट हो जाएगी 20%. 194 में डिविडेंड इंडियन रेसिडेंट को मिले तो 10% और 195 में डिविडेंड यदि फॉरेन कंपनी को या नॉन रेसिडेंट को मिले तो TDS की रेट 20%. सेक्शन 80M इस साल डिडक्शन चैप्टर में नया ऐड हुआ. 80M के अनुसार यदि कोई भी इंडियन कंपनी डिविडेंड रिसीव करती है और उसके बाद डिविडेंड पे आउट करती है, कोई भी इंडियन कंपनी यदि डिविडेंड रिसीव करती है, जो डिविडेंड मिला वो डोमेस्टिक कंपनी से भी मिल सकता है, फॉरेन कंपनी से भी मिल सकता है, बिजनेस ट्रस्ट से भी मिल सकता है. इंडियन कंपनी को डिविडेंड मिला, होल्डिंग सब्सिडियरी की बात ही नहीं हो रही. भाई साहब कहां जा रहे हो आप? होल्डिंग सब्सिडियरी कोई भी इंडियन कंपनी, उसको किसी से भी डिविडेंड मिला, चाहे इंडियन कंपनी से डिविडेंड मिला, चाहे फॉरेन कंपनी से डिविडेंड मिला, चाहे बिजनेस ट्रस्ट से डिविडेंड मिला, और ये डिविडेंड रिसीव करने के बाद ये कंपनी डिविडेंड भी देती है, तो जितना डिविडेंड रिसीव हुआ या जितना डिविडेंड पे किया, whichever is lower, that shall be eligible for deductions. Deductions shall be minimum of 1 and 2. 1 ये 2 ये, इन दोनों में से जो लोअर होगा उतना उन्हें डिडक्शंस मिल जाएगा. सेक्शन 80M, डिविडेंड मिला, डिविडेंड दिया, तो जितना मिला और जितना दिया उनमें से जो लोअर है उतना डिडक्शंस. मतलब सिंपल सी बात है, इस डिविडेंड का डिडक्शंस मिल गया क्योंकि आप डिविडेंड देते हो. 80M डिविडेंड में 56, डिविडेंड इज नाउ टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ रेसिपिएंट. डिविडेंड में सेक्शन 57 कि डिविडेंड से कोई भी एक्सपेंडिचर अलाउड नहीं होगा एक्सेप्ट इंटरेस्ट ऑन लोन अप टू 20%. डिविडेंड यदि फॉरेन कंपनी या नॉन रेसिडेंट को मिले तो टैक्स रेट विल बी 20% और अकॉर्डिंगली TDS अंडर सेक्शन 195 शैल बी 20%. लेकिन डिविडेंड यदि किसी रेसिडेंट को मिले 5,000 से ज़्यादा तो जितना भी डिविडेंड मिलेगा उसके ऊपर 10% TDS कटेगा अंडर सेक्शन 194. सेक्शन 80M अभी बताया. अब डिविडेंड पे सरचार्ज 15% से ज़्यादा नहीं हो सकता. डिविडेंड पे सरचार्ज 15% से ज़्यादा नहीं हो सकता. तो जैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर्स पे सरचार्ज 15% से ज़्यादा नहीं था, वही का वही प्रोविज़न अब इन्होंने डिविडेंड पे भी ला दिया. यानी जो बंदे शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं उन्हें चाहे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर हो, चाहे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर हो, चाहे डिविडेंड हो, यानी शेयर मार्केट से जो भी इनकम आए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन या डिविडेंड, इन तीनों पे ही सरचार्ज की रेट 15% से ज़्यादा नहीं होगी. मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ. सपोज मिस्टर एच इज देयर, उसकी PGBP इनकम है 520 करोड़, 520 करोड़. उनकी डिविडेंड इनकम है 8 करोड़. उनकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर है 101 करोड़. उनका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर है
50 लाख, उनकी टोटल इनकम जा रही है 500, 600, 700, 771 लाख, 7 करोड़। हिसाब से जिनकी इनकम 5 करोड़ से ऊपर है उनको ऊपर सरचार्ज की रेट 37% है। परंतु देखिए इनका टैक्स कैसे निकलेगा। आपको पता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर में 1 लाख तक नो टैक्स और उसके बाद 10% टैक्स। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स आ गया 10 लाख रुपए। क्लियर? इनकम 108 थी, 1 लाख पे नो टैक्स और 100 लाख पे 10%। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर पे 50 लाख की इनकम है, 15% टैक्स 7.5 लाख। ठीक है? पीजीबीपी इनकम हो 520 लाख या डिविडेंड इनकम हो 100 लाख, इन दोनों पे स्लैब लगेगा। तो 620 लाख पे स्लैब लगेगा। 620 लाख पे स्लैब निकाल सकते हैं। वी अज्यूम 115 BAC इज नॉट एप्लीकेबल ऑन दिस पर्सन। तो 620 में 10 लाख पे 1,12,500 और 610 लाख पे 30%, यानी 183 लाख। टोटल टैक्स आ गया 184,500। मिस्टेक हुआ है ना, ये हो गया 183 लाख प्लस 1,12,500, यानी ये हो गया 184,12,500। 184,12,500। टोटल टैक्स हो गया 10 लाख, 7.5 लाख और 184,12,500, यानी टोटल टैक्स हो गया 201,62,500। ये सिंपल मैथमेटिक्स आ रहा था। जब इनको सरचार्ज लगाना होगा तो सरचार्ज भी अब डिफरेंटली लगेगा। कैसे लगेगा? इस 10 लाख पे लगेगा सरचार्ज मैक्सिमम 15% टैक्स ऑन टैक्स, क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर्स पे मैक्सिमम रेट ऑफ सरचार्ज 15% ही होती है। इस 7.5 लाख पे लगेगा 15%, क्योंकि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर्स पे भी मैक्सिमम रेट ऑफ सरचार्ज 15% होती है। अब डिविडेंड में जितना टैक्स है उस पे भी सरचार्ज 15% ही लगेगा। तो आपको फाइंड आउट करना है कि डिविडेंड में कितना टैक्स है। तो भैया ये तो जो टैक्स है ना 1,84,12,500, ये पीजीबीपी इनकम मिला के टोटल इनकम में ये टैक्स है। इसमें से डिविडेंड पे कितना टैक्स है, तो एवरेज मेथड लगाइए। एवरेज मेथड लगाएंगे तो आएगी बात बहुत सिंपल। कैसे? 620 पे टैक्स होता है 184,12,500, तो 100 पे टैक्स इतना होगा 184,12,500 डिवाइडेड बाई 620 इंटू 100। ये आ गया इनका डिविडेंड पे टैक्स। तो डिविडेंड पे टैक्स हो गया 184,12,500 डिवाइडेड बाई 620 इंटू 100। तो डिविडेंड पे टैक्स आ गया 29,69,760। तो 296,9768 डिविडेंड इनकम पे भी सरचार्ज लगेगा मैक्सिमम 15%। तो सरचार्ज 10 लाख पे 15%, 1,50,000। 7.5 लाख पे 15%, 1,10,000 और 29,69,760 29,69,760 पे भी 15%, 4,45,464। अब जो बची हुई इनकम है, बची हुई मतलब देखो टोटल टैक्स आ रहा था 184,12,500,
184 12,500 में से आप ये हटाइए 29,69,760। 184,12,500 में से आप हटाइए 29,69,760। अब ये बचा 1,54,42,740। इस पे लगेगा 37%। 1,54,42,740 इस पे लगेगा 37%। सरचार्ज हो गया आपका 57,814. This will be your total surcharge. Cess will be as usual. यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर्स पे और डिविडेंड पे ज़्यादा से ज़्यादा सरचार्ज हो सकता है 15%। बात ये इनकम पे जो लगाना आप लगाइए। आई होप ये एग्जाम्पल क्लियर। चेक करिए सारा क्लियर आपको, खास करके ये पार्ट। डिविडेंड पे 1.5 लाख, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे 1,10,000, डिविडेंड पे 4,45,464 एंड बाकी इनकम पे 57,13,814। क्लियर है? ओके बाय। एक सम से और समझते हैं। सपोज मिस्टर एच इज देयर, रेसिडेंट इन इंडिया है, इनकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर है 51 लाख, इनका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऑन शेयर है 100 लाख, इनका डिविडेंड इनकम है 100 लाख और इनका पीजीबीपी इनकम है 400 लाख। इस तरीके से इनकी टोटल इनकम आपको दी हुई है 400, 500, 600, 651 लाख। आपसे पूछा जा रहा है फाइंड टैक्स लायबिलिटी। तो देखो कैसे टैक्स निकालेंगे। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स निकालना है तो आपको पता है सेक्शन 112A 1 लाख पे कोई टैक्स नहीं और बची हुई इनकम पे 10%। तो अकॉर्डिंगली 50 लाख पे 10%, कितना टैक्स आया? 5 लाख। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स निकालना है तो आपको पता है 100 लाख पे 15% टैक्स रेट, यानी कि 15 लाख। अब डिविडेंड इनकम और पीजीबीपी मिला के आपकी अदर इनकम हो गई, जिसमें डिविडेंड और पीजीबीपी जुड़ी हुई है 500 लाख। 500 लाख पे स्लैब रेट, तो आपको पता है 10 लाख पे एक बार है 500 और 490 लाख पे 30%। 490 लाख पे 30%, 147 आना चाहिए। $147 लाख। तो इस तरीके से आपका टोटल टैक्स हो गया 15 5 20 21 लाख और ये 168,12,500। चेक कर लेते हैं। 15 5 20 21 लाख 12,500 एंड 147 लाख 168,12,500। अब इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट सरचार्ज। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे सरचार्ज ज़्यादा से ज़्यादा 15% लगेगा, यानी इस 5 लाख पे सरचार्ज ज़्यादा से ज़्यादा 15%। माना आपकी इनकम 5 करोड़ से ज़्यादा है, माना आप 37% स्लैब में जाने चाहिए, लेकिन एलटीसीजी में आपका सरचार्ज 15% से ज़्यादा नहीं होगा। तो ये आ गया 5 लाख का 15% 75,000 सरचार्ज। एचटीसीजी में भी सरचार्ज ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है 15%। तो इस 15 लाख पे भी सरचार्ज 15% से ज़्यादा नहीं, ये हो गया 2,25,000। ये बात चेक कर लेते हैं। 15 लाख पे 15%, 15 लाख पे 15%।
2,25,000। अब डिविडेंड इनकम पे जब सरचार्ज लगाने जाएंगे तो पहले ये तो पता करो कि डिविडेंड पे टैक्स कितना है। ये जो टैक्स है ना 148,12,500, ये 148,12,500, ये तो डिविडेंड एंड पीजीबीपी इनकम मिला के है। 148,12,500 डिविडेंड और पीजीबीपी इनकम 5 लाख मिला के टैक्स है। तो डिविडेंड पे कितना टैक्स है? तो यूनिटरी मेथड, एवरेज मेथड, 148,12,500 यदि 500 लाख पे टैक्स है तो 100 लाख के डिविडेंड पे कितना टैक्स है? ये क्या है आपका डिविडेंड वाली इनकम। ये इनकम कितनी आती है मैथमेटिक्स कर लेते हैं। 148,12,500 कहाँ से आया क्लियर? इन दोनों को जोड़ के ये स्लैब रेट वाली टैक्स। 500 कहाँ से आया? डिविडेंड और पीजीबीपी जोड़ के। और 100 कहाँ से आया? डिविडेंड डिवाइड बाई 5। यह आ गया 29,62,500। ये हुआ डिविडेंड पे टैक्स। डिविडेंड के टैक्स पे भी 15% से बेसी सरचार्ज नहीं होता, तो इसके ऊपर भी 15% निकालिए। यह आया 4,44,375। 4,44,375 टैक्स किस पे आया? डिविडेंड पे। अब पीजीबीपी इनकम पे टैक्स कितना बचा? आप इसको बैलेंस इनकम पे भी बोल सकते हो। बची हुई इनकम पे टैक्स कितना हुआ? तो भैया देखो, इस पे 15% लगा चुके हैं, इस पे 15% लगा चुके हैं। इस 148,12,500 में से 29,62,500 पे भी 15% लगा चुके हैं। तो बैलेंस इतना बचा 148,12,500 माइनस 29,62,500। ये आपका बैलेंस टैक्स बचा 118,50,000। इसको ऊपर सरचार्ज नॉर्मल रेट से। यहां पे बच्चों ध्यान देना, आपको लग रहा है नॉर्मल रेट होना चाहिए 37%, क्योंकि इनकम 5 करोड़ से ज्यादा है। परंतु टू बी नोटेड, इनकम 5 करोड़ से ज्यादा है बिकॉज ऑफ दीज 3। तो इनके कारण यदि इनकम 5 करोड़ से ज्यादा हो जाए तो 37% नहीं जाएगा। इनको छोड़ के इनकम कितनी है? 4 करोड़। तो फिर 25% से ही सरचार्ज लगेगा। 15% से ज्यादा आप जब भी जाओ तो ध्यान रखिएगा कि 15% से ज्यादा जब भी सरचार्ज की रेट जा रही हो इन तीनों के कारण, तो इन तीनों की इनकम हटा दीजिए और बाद की इनकम के अनुसार सरचार्ज लगाइए। तो बाद की इनकम 5 करोड़ के अंदर है, इसलिए सरचार्ज की रेट भी 25% ही होगी। इसको ऊपर 25%, 29,62,500। दिस विल बी योर सरचार्ज 29,62,500। ये जोड़िए और उसमें फिर सेस ऐड करिए। सेस एज यूजुअल 4%। आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर एंड बेटर। सेक्शन 80M डिडक्शंस में एक नया सेक्शन इंसर्ट हुआ। जो सेक्शन एप्लीकेबल है सिर्फ डोमेस्टिक कंपनी के ऊपर, यानी आज की डेट में डोमेस्टिक कंपनी को एक एक्स्ट्रा डिडक्शंस मिलेगा अंडर सेक्शन 80M। ये डिविडेंड से इंटरकनेक्टेड है। कंडीशन ये है कि ये डोमेस्टिक कंपनी ने डिविडेंड रिसीव किया है, डिविडेंड रिसीव्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। आपने प्रीवियस ईयर में कुछ डिविडेंड रिसीव किया है। द डिविडेंड में बी रिसीव फ्रॉम डोमेस्टिक कंपनी, द डिविडेंड में बी रिसीव फ्रॉम फॉरेन कंपनी, और डिविडेंड में बी रिसीव फ्रॉम बिजनेस ट्रस्ट, फ्रॉम बिजनेस ट्रस्ट। इनमें से किसी से भी आपने डिविडेंड रिसीव किया है एंड आपने डिविडेंड पे किया है, डिविडेंड डिक्लेयर्ड, नॉट डिक्लेयर्ड, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड 1 month prior to due date of filing of return, 1 month prior to due date of filing of return। तो जो भी आपकी ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न है उसके 1 महीने के पहले
आपने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया है। यदि आप इस सिंपल सी कंडीशन सेटिस्फाई कर दो तो आपको डिडक्शंस मिलेगा। कितना डिडक्शंस मिलेगा? 1 और 2, विच एवर इज लोअर। मिनिमम ऑफ डिविडेंड रिसीव्ड and dividend distributed to be noted, आपको ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न के 1 महीने पहले ही अपना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। यदि आपका ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न 31 अक्टूबर है तो डिविडेंड मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड बाय 30 सितंबर, ऑन और बिफोर 30 सितंबर। डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब यह है कि डिविडेंड डिक्लेयर नहीं, डिविडेंड पे हो जाना चाहिए। आपके यहां से चेक, डिविडेंड वारंट इश्यू हो जाना चाहिए, आपके यहां से पेमेंट क्लियर हो जाना चाहिए। डिविडेंड मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड, नॉट डिक्लेयर्ड। होल्डिंग कंपनी सब्सिडियरी कंपनी वाला यहां पे कोई रिलेशन नहीं है, प्लीज डोंट बी कंफ्यूज। आप किसी भी कंपनी से कितना भी डिविडेंड रिसीव करिए, तो सपोज आप एक नॉर्मल सी कंपनी है और आपने किसी कंपनी में थोड़ा बहुत इन्वेस्ट किया, आपको कोई 2-3 लाख रुपए का ही डिविडेंड मिला है और आपने डिविडेंड डिक्लेयर किया है 50 लाख, तो ठीक है, 2 लाख जो आपने डिविडेंड रिसीव किया है और 50 लाख जो आपने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया है, इन दोनों में से जो लोअर है उतने का आपको डिडक्शंस मिलेगा, यानी 2 लाख का डिडक्शंस मिलेगा। आई होप प्रोविजन क्लियर। इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा, रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट के 1 महीने के अंदर अंदर आपको अपना डिविडेंड पे करना है। थैंक यू।